₹25 की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे, कभी भी कहीं भी खुद को बोलिएगा, ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए। ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा। नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर आधारित वेबिनार को किया संबोधित, सरकार की कोशिशों का किया जिक्र। ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से झारखंड के कई छात्रों की भी वतन वापसी, सरकार का जताया आभार। प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की बातचीत। विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन, भाजपा ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, सदन में कुछ देर रहा गतिरोध। कल पेश होगा राज्य का वार्षिक आम बजट। और राज्य में कोरोना के 66 नए मामलों की पुष्टि, 83 हुए स्वस्थ, 401 सक्रिय मामले शेष, टीकाकरण अनवरत जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट प्रावधानों पर आधारित वेबिनार श्रृंखला के क्रम में आज प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर पोस्ट बजट वेबिनार का संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने देश के तेज और सर्वांगीण विकास में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशों को रेखांकित किया। साथ ही इस दिशा में बजटीय प्रावधानों की चर्चा की। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी से लेकर वैक्सीन प्रोडक्शन तक हमारी रिलायबिलिटी को दुनिया ने देखा है। इसी सक्सेस को हमें हर सेक्टर में रिप्लिकेट करना है। इसमें हमारी इंडस्ट्री की, आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश में एक रोबस्ट डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी बहुत जरूरी है। डेटा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए डेटा गवर्नेंस भी आवश्यक है। ऐसे में इसके स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स भी हमें सेट करने होंगे। हम इस दिशा में कैसे आगे बढ़े, आप सभी मिलकर एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मैं अपने स्टार्टअप्स को भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ पूरी शक्ति से खड़ी है। बजट में युवाओं की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए पोर्टल का प्रस्ताव भी रखा गया है। इससे युवाओं को एपीआई बेस्ड ट्रस्टेड स्किल क्रेडेंशियल्स, पेमेंट और डिस्कवरी लेयर्स के जरिए सही जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फ्रेंड्स, देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए हमने 14 की सेक्टर्स में 2 लाख करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम शुरू की है।
इस वेबिनार में से इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रैक्टिकल आइडियाज की अपेक्षा है। मुझे सीमलेस इंप्लीमेंटेशन के रास्ते आप हमें सुझाइए। सिटीजन सर्विसेज के लिए हम ऑप्टिक फाइबर का और बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यूक्रेन और भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा से बातचीत की। साथ ही अधिकारियों संग बैठकर ऑपरेशन गंगा की समीक्षा की। पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने वार्ता की बहाली की, भारत की अपील को भी दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के ताजा हालात पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के बिगड़ते हालात और मानवीय संकट पर चिंता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों के बीच वार्ता का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी फोन पर वार्ता की। प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के अभियान में मदद के लिए पोलैंड का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बिना वीजा भारतीय नागरिकों को प्रवेश की अनुमति देने के कदम को सराहा। ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से आज भी अनेक लोगों की वापसी हुई, जिनका हवाई अड्डे पर स्वागत हुआ। अपनी उड़ान भर चुके हैं वो विमान और लगातार आज सुबह 4 बजे से ही जो पहली उड़ान भरी गई C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए, और ये करीब भारत से रोमानिया की दूरी एयर डिस्टेंस की बात की जाए 4,900 किलोमीटर, लगभग 5,000 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी, और इसको तय करने में इन विमानों को तकरीबन 5.5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। और उसके बाद ये सारे विमान रोमानिया पहुंचेंगे और वहां से रोमानिया में जो छात्र, जो नागरिक भारत मूल के हैं, वो उनको स्वदेश वापसी का उनका रास्ता तय किया जाएगा, वो इससे आ पाएंगे। कहा जा रहा है कि हजारों की तादाद में जो रोमानिया बॉर्डर है उस वक्त हमारे छात्र वहां पे मौजूद हैं, उनको भारत लौटने का इंतजार है। तो उनकी उस इंतजार के जो घड़ियां हैं वो खत्म होने वाली हैं, क्योंकि यहां से तीन जो C-17 ग्लोब मास्टर जो विमान है वो उड़ान भर चुका है। 5.5 से 6 घंटे के बाद वो वहां पे लैंड करेगा ये विमान और रोमानिया के आसपास, और उसके बाद वहां पे जो छात्र हैं हजारों की तादाद में, वो इस पर सवार होकर एक बार फिर से वो अपने वतन वापसी कर पाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल भी लोगों को घर तक पहुंचाने में अपनी सेवाएं दे रहा है। तेजी से चल रहा है और उसका असर दिखाई भी दे रहा है कि बड़ी संख्या में जो छात्र फंसे हुए थे वो पहुंच पा रहे हैं समय पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अथक प्रयास है कि हमारे जितने भी नागरिक यूक्रेन में वॉर जोन में आज फंसे हुए हैं उनको लेके आए, जल्दी से जल्दी सेफली इवैक्यूएट करें। इसी प्रयास में ऑपरेशन गंगा का ये बैच जो स्टूडेंट्स का आया, मुझे खुशी है, छात्रों ने सबने सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया है। हाँ, ज़रूर वॉर जोन में जिस तरह की डिफ़िकल्टीज होती है वैसी है। अब हमें इस प्रयास को लगे रहना है, अथक प्रयास को चालू रखना है। 4 मंत्रियों को भी भेजा गया है ताकि रेस्क्यू में और तेजी लाई जाए, और इसके अलावा एयरफोर्स को भी उतारा है। आपको लग रहा है कि कुछ ही दिनों में ये सारे जितने भी हमारे भारतीय जो फंसे हुए हैं वो तुरंत आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जल्दी आएंगे और इसमें सभी को मिलकर प्रयास करना है, ऐसा प्रधानमंत्री जी का हम सबको गाइडेंस है और उसी गाइडेंस में हम लोग सब काम कर रहे हैं। सर, रेलवे ने भी कुछ फैसिलिटीज शुरू करी हैं, वो क्या है और किस तरह की सुविधा अगर जो यहाँ पे स्टूडेंट पहुंचेंगे, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से से यहाँ पहुंच रहे हैं जो रहने वाले लोग छात्र हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा है? मुंबई में, नई दिल्ली में, इन सब रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे, उनके लिए, उनके फैसिलिटेशन के लिए स्पेशल काउंटर्स बनाए गए हैं, उनके रिजर्वेशन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ। इधर ऑपरेशन गंगा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह समेत कुछ अन्य मंत्री संबंधित देशों से पहुंचकर समन्वय कर रहे हैं, ताकि सभी भारतीय जल्द से जल्द अपने घरों में पहुंच जाएं।
इधर ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से झारखंड के कई छात्रों की भी वतन वापसी हुई है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रसन्नता जताई है। यूक्रेन से दिल्ली होते हुए रांची, रामगढ़, जमशेदपुर और बोकारो के 5 विद्यार्थी बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंचे। झारखंड की धरती पर कदम रखने के साथ ही बच्चे और उनके परिजन भावुक दिखे। बोकारो जिले के रहने वाले अंकित कुमार भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे। स्वदेश लौटने पर उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में फंसे और भी भारतीय छात्र अपने वतन लौटना चाहते हैं। सरकार की कोशिशों और नागरिकों की सजगता से देश में कोरोना मामलों में लगातार कमी दिख रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 7,554 नए मामले सामने आए, जबकि उससे कहीं अधिक 14,123 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती। देश भर में अब कोरोना के 85,680 सक्रिय मामले बचे हुए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 66 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 83 लोग स्वस्थ हुए। इस अवधि में लातेहार से सर्वाधिक 27 मामले सामने आए, जबकि रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में 9 मरीज मिले। सुखद बात यह रही कि राज्य के 24 में से 14 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिले। राज्य में अब कोरोना के 401 सक्रिय मामले शेष हैं। झारखंड समेत देश भर में टीकाकरण अभियान भी सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 1,77,79,92,977 से अधिक लोग वैक्सीनेशन हो चुका है। सिम्फर देश के विकास में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कोरोना काल के दौरान इस संस्थान ने मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी महती भूमिका निभाई है। हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने इस सिलसिले में खास बातचीत की। इस तरीके से यहाँ पर मशरूम को लेकर जो लॉकडाउन का पीरियड चला और कोरोना काल में इन्होंने एक इनोवेटिव आइडियाज के तहत जो ग्रामीण आजीविका है उसको बढ़ाने के लिए एक नया प्रयास किया है। किस तरीके से सिंह जी ने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है, आइए हम उनसे जानते हैं। कैसे ये आइडिया आया CSR? जिस समय यहाँ पर कोरोना अपने पीक पीरियड में था और बाहर से लोग अपने रोजगार छोड़ करके अपने घरों को भाग रहे थे, रोजी रोजगार की जब समस्या हुई तो हमारे DG CSIR ने सभी लेबोरेटरीज को बोला कि आप लोग अपने रिसर्च के साथ साथ ग्रामीणों को रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या अन्य एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किसी तरह का कोई अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम रखिए। तो मैं यहाँ पर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी देखता हूँ। इसके अंतर्गत हमारे डायरेक्टर साहब और हम लोग बैठ करके अपना निर्णय विचार किए कि किस प्रकार हम लोग कर सके। तो 2 चीजें यहाँ हम लोगों ने शुरू किया, एक मशरूम कल्टीवेशन और दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग। तो अभी आप यहाँ पर हमारे मशरूम कल्टीवेशन सेंटर पे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जितने मटेरियल्स यहाँ हमारे बहुत पुराने मटेरियल थे और वेस्ट मटेरियल थे उसको लेकर के हमने ये अपना साइट तैयार किया। और इसके अंतर्गत हम इस साइट को तैयार करने के बाद यहाँ पर जो आसपास के लोग थे, करीब 20-25 लोग हम लोगों ने 2-3 बैच को ट्रेनिंग दिया, जिसमें पूरा उनका 1 सप्ताह का हमारा ट्रेनिंग चलता था। ये सर जो ग्रामीण उद्यमिता परियोजना है, इसके तहत लगभग कितने किसान आसपास के आपके साथ जुड़े हैं या डायरेक्ट रूप से हम कह सकते हैं कि उनको फायदा हुआ? हमारे पास करीब लगभग 45-46 लोगों ने उस पीरियड में ट्रेनिंग दिया, जिसमें हमको लगता है करीब 20-22 लोगों ने अपना शुरू किया है आसपास के, और काफी अच्छा प्रोडक्शन उनका हो रहा है मशरूम का। जो CSIR सिम्फर जो है इसको हमेशा विज्ञान और तकनीक के लिए जाना जाता है, वैसे में क्या आप लगता है कि मशरूम बिल्कुल इसमें देखिए सबसे बड़ी चीजें जो थी कि हमारे जो भी ग्रामीण मशरूम की खेती करते, ऐसा कोई नई चीज नहीं थी जो मैंने उनको बताई। और वो जब मैं आए तो बोले कि सर हम लोग तो खेती करते हैं और लेकिन हम लोग फेल हो गए, क्यों कि हमारा जो है वो खराब हो जाता था। हमने कहा कि देखिए मशरूम की खेती और ऑपरेशन थिएटर दोनों एकदम बराबर है। मशरूम की खेती में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन से यदि आप बच गए तो आपकी पूरी मशरूम की खेती अच्छी हो जाएगी। कुपोषण के लिए जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं उनके लिए इसका उपयोग करिए। अभी ये मिड डे मील में शामिल करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो अब क्या हुआ कि मशरूम के जो न्यूट्रिएंट वैल्यू हैं जिसको लोग नहीं जानते थे, तो वैज्ञानिक तरीके से उनको हम क्लास में कैसे उनके अंदर उनको मोटिवेट करें, ये किए। अब ये जब जाएगा तो जब मिड डे मील में इसकी डिमांड बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से मशरूम का उत्पादन बढ़ेगा। हर गांव में स्कूल है, मिड डे मील तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत दूर से मशरूम होगा तो सप्लाई हो पाएगा। तो हर गांव में छोटी छोटी यूनिट बैठा करके लोगों को रोजगार मिलेगा। और जब लोगों के अंदर एक जागरूकता आएगी, अभी एक हमारे ही कलीग हैं, उनकी पत्नी वेजिटेरियन है और उनको कोई प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो उनको मशरूम
कि प्रतिदिन 2। तो इस तरीके से मशरूम का भी आप समझ सकते हैं कि खपत बढ़ रहा है और किस तरीके से जो हम कह सकते हैं विज्ञान का भी सहारा इसको डेवलप करने में लिया जा रहा है और यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिम्फर ने जो प्रयास किया है निश्चित तौर पर यह काबिले तारीफ है। अपने सहयोगी अजय के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, धन्यवाद। विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में आज वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और उसे सरकार द्वारा पारित कराने की कोशिश होगी। सदन में कल वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव राज्य का वार्षिक आम बजट पेश करेंगे, जिस पर सबकी निगाहें हैं। इस बीच आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर थोड़ी देर हो हंगामा हुआ। इस दौरान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने महाशिवरात्रि के दौरान देवघर में अव्यवस्था की चर्चा की। इस बीच विधानसभा परिसर में आज भी प्रदर्शनों का दौर चला। भाजपा विधायकों ने मॉब लिंचिंग और विधि व्यवस्था के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की। मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है और विशेष करके जब हिंदू समाज के लोग अगर आहत होते, हिंदू समाज के लोग चाहे संजू प्रधान हो या रुपेश पांडे हो, इनकी जो मॉब लिंचिंग से हत्या हुई तो सरकार खामोश है, सरकार चुप है। मेरा मानना है कि अगर कवरेज की हत्या होगी तो आप कहेंगे मॉब लिंचिंग है, लेकिन अगर संजू प्रधान या रुपेश पांडे की हत्या होगी तो आप कहेंगे कि ये मॉब लिंचिंग नहीं है। तो ये बहुत ही। इधर भाजपा विधायक अनंत ओझा ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर जोर दिया, सरकार से गंभीरता दिखाने का आग्रह किया। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के यह एक गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि भारत सरकार की एजेंसी को इसमें जांच करनी चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा के साथ कल तक तो बातें जो होती थी वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर लोग नकारते थे और इस तरह से खुलेआम नक्सलपंथी जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, झारखंड के गरीब गुर्गों का शोषण की बात करते हैं और उस राज्य में अगर राज्य के मुखिया ही जो संविधान का शपथ लिए हैं और माननीय विधायक जो स्वयं वो भी संविधान का शपथ लेते हैं सदन के अंदर, उसके द्वारा यह किया हुआ कृत्य है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर सरकार के रुख की आलोचना की। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी ये मामला आया था, सूचित में भी आया था। अल्पसूचित में संसदीय कार्य मंत्री का बयान कुछ आता है, आश्वासन कुछ आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान कुछ आता है। तो हमने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि आप इसको जल्द से जल्द लागू करने का काम करें। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भटके युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर बल दिया। और नक्सलियों की अगर कहीं बात है तो मुझे लगता है कि अगर कोई मुख्य धारा में आना चाहता है, पुलिस भी इस मुहिम को चलाती है ना कि अगर कोई आज मुख्य धारा से विपरीत चल रहा है और आज अगर वो मुख्य धारा में आना चाहता है तो मुझे तो लगता है आप लोग को इसका स्वागत। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक अनंत ओझा और अमर बावरी ने पुलिस कस्टडी में पिटाई और मौत मामले को लेकर साहिबगंज के तालझारी में स्वर्गीय देवतूरी के परिजनों से मुलाकात की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदेश कांग्रेस के तत्वावधान में आगामी 5 मार्च से 13 मार्च के बीच 5 प्रमंडलों में कार्यकर्ता सम्मेलन संवाद आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी शिरकत करेंगे। रांची में इस आयोजन की तैयारी के सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर एक बैठक हुई। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना में वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले के पुलिस उपाधीक्षकों तथा शहरी क्षेत्र के थाना प्रभारियों की बैठक हुई। इस दौरान विशेष रूप से पिछले दिनों विष्णुपुर थाना अंतर्गत 32 लाख रुपए के लूट कांड के उद्भेदन की दिशा में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई तथा पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी साहिबगंज में मां गंगा की महाआरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मां गंगा से समस्त लोगों के कल्याण की प्रार्थना की। भाजपा प्रवक्ता कुणाल साडंगी ने यूसील प्रबंधन द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रावधानों की वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलनरत युवा साथियों को अपना नैतिक समर्थन देते हुए राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से बात की। इस दौरान उन्होंने आश्वस्त कराया कि सरकार के प्रतिनिधि मध्यस्थता के वास्ते दोनों पक्षों से वार्ता करेंगे। कोडरमा जिले में कोरोना के जोखिम को कम करने के वास्ते टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। आज भी जिले के विभिन्न केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पात्र लोग टीका लगवा सकते हैं। उपायुक्त ने ऐसे केंद्रों की सूची
खूंटी जिले में आज से 4 मार्च तक प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए मेगा कैंप लगाया जा रहा है। शिविर के सफल आयोजन के लिए प्रखंड कार्यालयों में कर्मियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच हजारीबाग जिले के फंसे सभी 12 छात्रों की सकुशल घर वापसी को लेकर सरकार प्रयासरत है। जिला प्रशासन के अधिकारी संबंधित छात्रों के घर जाकर उनके परिजनों से मिले और वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए जल्द उनके घर वापसी का आश्वासन दिया। सरायकेला जिले में कोविड-19 पर ब्रेक लगता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 918 सैंपल टेस्ट हुए, लेकिन एक भी संक्रमित मरीज की पुष्टि नहीं हुई। वहीं पूर्व के संक्रमित मरीजों में से 10 मरीज स्वस्थ हुए। जिले में अब एक्टिव मामलों की संख्या 6 रह गई। देवघर बाबा धाम में महाशिवरात्रि पर मंगलवार की शाम तक 2,37,600 लोगों ने बाबा को जलार्पण किया, जिसकी जानकारी जिले के उपायुक्त ने साझा की है। उन्होंने बताया कि शीघ्र दर्शनम के जरिए 13,200 लोगों ने जलार्पण किया। महाशिवरात्रि के सफल संचालन में सहयोग के लिए उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया। सरायकेला खरसावां जिले के दुलमी घाटी में आज सवेरे हुई सड़क दुर्घटना में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल से गुजर रहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानवता का परिचय देते हुए खुद एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और घायलों के इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। से रांची के लिए जा रहा था, विधानसभा हमारा सत्र चालू है। इसी के एक रास्ते में ही मैंने देखा कि एक ट्रेलर से 3 नौजवान जो हैं पूरी तरीके से जख्मी हालत में पड़े थे। संभवतः काफ़ी गहरा उनको जो है सड़क दुर्घटना हुई है। पता नहीं परमपिता परमेश्वर को क्या मंजूर होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन खून से लथपथ पड़े हुए थे। तो मैंने फिर तुरंत उतरकर अपने स्पॉट से उन लोगों को तुरंत अस्पताल भेजा है। और देश की प्रथम महिला राज्यपाल सुप्रसिद्ध कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की आज पुण्यतिथि है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अनेक राजनेताओं ने उनको पुण्यतिथि पर सादर नमन किया। रांची के बुढ़मू प्रखंड में महिलाओं का एक समूह ने इन दिनों जैविक खाद का निर्माण कर रहा है। इससे न सिर्फ उनके अपने खेतों में उत्पादन बढ़ा है, बल्कि उनके अतिरिक्त आमदनी का एक जरिया भी मिल गया है। रांची जिले का बुढ़मू प्रखंड इन दिनों जैविक खेती की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रखंड की समूह से जुड़ी महिलाओं ने तो जैविक खाद के निर्माण को अपने स्वरोजगार का जरिया बना लिया है। आज ये स्वनिर्मित जैविक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग कर अपने खेतों की उपज बढ़ा ही रही हैं, साथ ही प्रखंड के दूसरे किसानों को भी उपलब्ध करा रही हैं, जिससे इन्हें अच्छी खासी अतिरिक्त आमदनी हो रही है। जमीन का भी इसमें उपज बढ़ गया है और मिट्टी भी ढीला हो जाता है जैविक खाद डालने से। महिलाएं बताती हैं कि जैविक खाद और कीटनाशक के निर्माण में गोमल, गोमूत्र, मिट्टी और 5 प्रकार के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्रयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, फसलों पर कोई हानिकारक प्रभाव भी नहीं होता है। ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए हम लोग को 1 एकड़ के लिए अगर हम लोग बना रहे हैं तो 5 लीटर गाय मूत्र का व्यवस्था होना चाहिए, 2 केजी गोबर, 2 केजी पत्ता होना चाहिए 5 तरह का, नीम पत्ता, करंज पत्ता, शरीफा पत्ता, धौथरा पत्ता और थेथर पत्ता। जेएसएलपीएस की क्षेत्रीय समन्वयक बताती हैं कि जैविक खादों के निर्माण के लिए इन महिलाओं को बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं से प्रेरणा लेकर आज इलाके के दूसरे किसान भी जैविक खेती की ओर अग्रसर हैं। जैविक खाद और दवा डाल रही है तो इनका खेत भी सही हो रहा है और उत्पादन भी अच्छा हो रहा है और साथ में किसान लोग भी इनको देख करके मोबिलाइज हो रहे हैं और वो लोग भी अपने खेत में जैविक खाद और दवा डाल रहे हैं। कृषि के साथ साथ उससे जुड़े उद्यमों को अपनाकर दोहरा लाभ कमाया जा सकता है। इन महिलाओं ने किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने का एक बेहतरीन नजरिया दिया है, जो काबिले तारीफ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। केंद्र सरकार से प्रोत्साहन पाकर हर क्षेत्र में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। भारतीय रेल में महिला कर्मचारी हर चुनौतीपूर्ण कार्य को कुशलता से अंजाम दे रही हैं। महिला दिवस सप्ताह पर देखिए यह खास रिपोर्ट। आज सबसे आगे है भारत की नारी, हमारी बेटियों की ताकत देख रही दुनिया सारी। भारतीय रेल में भी महिलाएं निभा रही अहम योगदान, क्योंकि अब बदल रहा वक्त,
हर क्षेत्र में नारी हो रही सशक्त। प्रतिदिन करोड़ों देशवासियों को निर्बाध रेल सेवा उपलब्ध कराने में जुटी भारतीय रेल के संचालन में महिला कर्मचारियों का अहम योगदान है। रेलवे में सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर का, क्योंकि इसके कर्मचारियों को दिन रात ट्रेन के साथ ही चलना होता है। एक जमाना था जब लोको पायलट और ट्रेन गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर के कार्य में सिर्फ पुरुष कर्मचारियों का ही दबदबा था, लेकिन भारत की सशक्त और आत्मनिर्भर नारी आज इस चुनौतीपूर्ण कार्य को भी बखूबी अंजाम दे रही हैं। देश की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्हीं से प्रेरित होकर महिला लोको पायलट भारतीय रेल के प्रगति के पथ पर डीजल इंजन हो या बिजली का इंजन, दोनों को ही बेधड़क दौड़ा रही हैं और देश की नारी शक्ति को नई पहचान दे रही हैं। रेलवे में जो लोको पायलट का कार्य है वो अपने में ही बहुत चैलेंजिंग जॉब है। लोको पायलट की तरह ही ट्रेन में गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर का कार्य भी बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। आपने रेल यात्रा के दौरान अक्सर देखा होगा कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे में तैनात ट्रेन मैनेजर की हरी झंडी दिखाए बगैर ट्रेन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती है। आज इस महत्वपूर्ण कार्य को भी भारतीय रेल की महिला कर्मचारी न सिर्फ जिम्मेदारी के साथ कर रही हैं, बल्कि भारतीय नारी की ताकत और जज्बे का प्रदर्शन भी कर रही हैं। जब मैं इस पोस्ट में आई थी तो इस पोस्ट में कोई लेडीज नहीं थी। इस जॉब को करने के लिए मुझे काफी लोगों ने मना किया, फिर भी मैं आई क्योंकि ये जॉब मुझे पसंद था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर आधारित वेबिनार को किया संबोधित। सरकार की कोशिशों का किया जिक्र। ऑपरेशन गंगा के तहत युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से झारखंड के कई छात्रों की भी वतन वापसी। सरकार का जताया आभार। प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की बातचीत। विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। भाजपा ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। सदन में कुछ देर रहा गतिरोध। कल पेश होगा राज्य का वार्षिक आम बजट। और राज्य में कोरोना के 66 नए मामलों की पुष्टि। 83 हुए स्वस्थ। 401 सक्रिय मामले शेष। टीकाकरण अनवरत जारी। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। नमस्ते। हर हफ्ते की तरह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया एपिसोड के साथ। मैं आपकी दोस्त बुशरा नसीम आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम चित्रहार में। हमें बेहद खुशी है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम काफी पसंद आ रहा है। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए बढ़ते हैं पहले गीत की ओर। तारे है बाराती, चांदनी है ये बारात। इस खूबसूरत से गाने को लिया गया है 1997 की एक्शन ड्रामा फिल्म विरासत से। क्या आपको पता है इस कहानी को तमिल फिल्म तेवार मैगन से ली गई थी और इस गाने की बोल को लिखा है जावेद अख्तर और इसे अपनी आवाज से सजाया है कुमार सानू और जसपिंदर नरूला ने।